नमस्कार, एम प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश की संसद के सामने से बड़ी बहस लेकर हम हाजिर हैं। संसद में बजट सत्र के दूसरे दौर की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन चर्चा हो नहीं पा रही है क्योंकि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बड़ी कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और उसके चलते बार बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो रही है। पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उनमें वृद्धि हुई और उस वृद्धि को लेकर के आम जनता में एक तरीके से नाराजगी है क्योंकि दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कब जाकर रुकेंगे? क्या सरकार कुछ कर पाएगी? क्या सरकार इनको रोक पाएगी? आखिर इस तरह की वृद्धि क्यों हो रही है? सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि जो एलपीजी है 2014 के मुकाबले आज उसकी कीमत दोगुनी हो गई है। पेट्रोल डीजल का आंकड़ा, कई जगह पर पेट्रोल का आंकड़ा 100 के पार भी चला गया। तो ऐसे में किस तरीके से जो जनता है उसे निजात मिलेगी या फिर सिर्फ उन्हें इंतजार ही करना होगा? तीन खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र बब्बर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी। वो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और आज भी उनसे हम चर्चा करेंगे तो जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इस विषय को समझा जाए। राजीव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, शुरुआत आपसे करेंगे। खुद सरकार ने माना कि एलपीजी के जो दाम हैं वो 2014 के मुकाबले दोगुने हो गए। दिसंबर तक इसकी कीमत 596 रुपये थी, यानी कि जस्टिफाई कर सकते थे कि 7 साल में इतना बढ़ गया। आज ये 800 के पार हो गए हैं। जनता का तो बजट बिगड़ ही गया ना सर। देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रेट जो आप कह रहे हैं, जो बड़े हैं वो बड़े हैं, परंतु कोई वजह है? वो कहते हैं कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कोई राजा, कोई भिखारी, कोई संत फकीर। आज जिस प्रकार से आपने देखा पिछले 1 साल से देश में जो कोरोना काल रहा और जिस प्रकार से कोरोना काल के दौरान पूरे देश के अंदर एक प्रकार से लॉकडाउन जो आपने देखा, जो व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, लाखों करोड़ों लोगों के लिए किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था करना, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना और किस प्रकार के वैक्सीन की दूसरी दवाई वगैरह का जो है इंतज़ाम करना, हज़ारों लाखों लोगों को उनके घरों तक वापस पहुँचाना, किस प्रकार से फ्री ट्रेन के माध्यम से उनको उनके घरों तक छोड़ना। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जब हम पेट्रोल की कीमत की बात करते हैं तो प्रदेश स्तर के ऊपर जो वैट टैक्स लगता है वो लोकल सरकारों का, जो प्रदेश की जो सरकारें हैं उनका अपना होता है। उस नाते से भी, उस वजह से भी कई कारणों से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। केंद्र का भी तो सर अपना टैक्स होता है ना, वो भी तो लगातार बढ़ाती रही है ना, उसमें तो कहीं कमी नहीं आई है। देखिए, जब आप केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र की जिम्मेदारियों को भी आप समझते हैं। किस प्रकार से आज जिस समय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई थी, उस समय देश की जो परिस्थितियां थी वो आपने, हमने सबने देखा। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से देश तरक्की कर रहा है, जिस प्रकार से हमारे देश की जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, सुरक्षा। अगर कोई देश सुरक्षित है तो उसके लिए उसको क्या क्या हथियार चाहिए, किन परिस्थितियों में चाहिए, किन कीमतों पर चाहिए, कितने आवश्यक हैं। आज देख रहे हैं आप किस प्रकार से पाकिस्तान के घर के अंदर घुस करके जब हम मारते हैं तो हर हिंदुस्तानी का सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है। चाइना को जिस प्रकार से वो जो देश में घुसने की कोशिश करता है, उसको जब हम रोकते हैं, किस प्रकार से देश के हर भारतवासी का सीना जो चौड़ा हो जाता है। इस प्रकार से ये जो सब ज़रूरतें पूरी करने के लिए, जो देश के लिए जो बेसिक नीड है, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए मजबूरियां रही होंगी, वो कह रहे हैं ज़रूरतें पूरी करनी है। देखिए, मुझे उम्मीद था कि आज भाजपा नेता कम से कम पाकिस्तान ये सब चीज़ों का, शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन क्या बात है कि भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के जितने भी नेता हैं डिबेट में बैठते हैं, पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के बिना नहीं रह पाते हैं। अब आइए, मैं आज के सब्जेक्ट पे आना चाहता हूँ। आपने पिपली लाइव का गाना सुना होगा, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। तो जब यूपीए सरकार थी तो ये महंगाई डाइन था। अब इनसे पूछिए भाजपा वालों से, ये महंगाई डाइन क्या भौजाई हो गई है? ये गरीबों का शोषण कब तक करती रहेगी ये सरकार? मोदी जी जब विपक्ष में होते हैं तब कहते हैं कि जैसे जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है सरकार की क्रेडिबिलिटी वैसे वैसे घटती है। अब सरकार की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कब तक गरीब लोगों का शोषण करते रहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां वजह हैं। अंतर्राष्ट्रीय, अभी इनसे पूछिए कच्चे तेल का दाम कितना है? मैं पूछूंगा। 70 डॉलर प्रति बैरल है। उसके हिसाब से अपना रेट डिसाइड करेंगे। रेट डिसाइड इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से होना चाहिए। तो 70 डॉलर प्रति बैरल का तेल का दाम, कच्चे तेल का दाम है। तो शोषण करने के लिए आप सिर्फ गरीब जनता ही हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में सरकारी और गैर सरकारी में जो लोग जॉब करते हैं उसमें 50% लोगों का आमदनी 10,000 और 10,000 से 12,000 के आसपास है। अब 10,000 में लोग जो 4-5 मेंबर का फैमिली है, वो हर महीने 2 सिलेंडर यूज होता होगा।
गाड़ी यूज करते होंगे। 10,000 में वो बताइए एक आम आदमी अपना खर्चा चला पाएगा क्या? बजट तो बिगड़ ही गया है, तो बड़ी बात है। राजीव जी, क्या सरकारें जिम्मेदार होती हैं, सरकार नियंत्रण में ला सकती है, या सिर्फ हम ये कह दें कि अंतर्राष्ट्रीय हालात ऐसे हैं? बुनियादी रूप से है क्या मामला? नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकार जिम्मेदार होती है। और मुझे लगता है कि जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, चाइना के साथ मुकाबला कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। हम हर कोई देशभक्त हैं, हमें अच्छा लगता है कि हम मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी की समस्या है, आम आदमी जो है गाड़ी में चढ़ता है, किसानें जो हैं वो खेती में काम करती है, कहीं ना कहीं वो डीजल पेट्रोल का उपयोग करती हैं। और अगर सरकार अगर चाहे कि एक्साइज, आप देखिए जो प्राइस बेस है 31.20 है, इतना कम है। लेकिन जो सेंट्रल का जो एक्साइज ड्यूटी है वो आपने डबल 33 रुपये का रखा है। जो अलग अलग सरकारी के जो वैट हैं वो अलग अलग सरकारों ने अपना अपना वैट बढ़ा रखा है। तो इसमें जिम्मेदारी हर सरकार की बनती है ना, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबको मिल के, जो भी सरकार है, सरकार अगर चाहे तो सरकार को भी सख्त प्रयास करना चाहिए। केंद्र सरकार को अपना एक्साइज ड्यूटी कम करना चाहिए, राज्य सरकारों को अपना वैट कम करना चाहिए। मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जो आज जो पेट्रोल है सबसे पहली बार 100 रुपये पार हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस भाजपा की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो हम सब मिलके, मैं ये कहना चाहूँगा, हम सब मिलके ये प्रयास करें कि चूँकि आम आदमी का जुड़ा हुआ मामला है तो सरकार बिल्कुल कर सकती है। सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। और सरकार को जो नुकसान जीएसटी और वेट में हुआ है वो अपना खजाना इस माध्यम से भरने का प्रयास कर रही है, जबकि ये प्रयास करना चाहिए कि भाई और भी अन्य साधनों से अपना जो नुकसान हुआ है उसको भरें। इसमें तो सरकार बिल्कुल कदम उठा सकती है। जी बब्बर जी, लेकिन देखिए, आप ये जो बात कह रहे हैं कि ठीक है, कोरोना काल था, दिक्कतें थी, जनता ने बड़ा, उनके काम धंधों पर असर पड़ा, सब कुछ हुआ, ऐसे में जनता से ही वसूली करना, जनता को जो आप समझा पाएंगे क्या ये बात कि जी ये हालात हैं? जनता तो राहत की उम्मीद आपसे ही करेगी ना सर? देखिए, मैं अभी आदरणीय जो हमारे पॉलिटिकल विशेषज्ञ बैठे हैं उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि महंगाई डायन है और आज महंगाई बहुजाई हो गई क्या। मैं इन्हीं की बात को आगे चलाता हूं। अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें, एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस देश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो वैट टैक्स 12.5% था। उस समय आम आदमी पार्टी के जो आज के हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि 12.5% ये वैट ड्यूटी अगर हटा दी जाए तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, और पेट्रोल सस्ता होते ही हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। परंतु सरकार में आते ही सबसे पहले उन्होंने उस 12% को 16% किया, उसके बाद उन्होंने 20% किया, और जब वो दोबारा चुन करके आए तो 30% किया। और जब 30% किया और देखा कि दिल्ली के सारे पेट्रोल पंप तो खाली हो गए, लोग हरियाणा से जो है और उत्तर प्रदेश से जो है, क्योंकि 10-12 रुपए का फ़र्क था, अपनी टैंकियाँ फुल करवा रहे हैं, तो फिर इन्होंने दोबारा से कम किया। एक सिर्फ, और देखिए आज दिल्ली के अंदर की बात करते हैं हम, अगर आप बात करें गोवा के अंदर, गोवा में आज 55 रुपये लीटर है डीजल, और दिल्ली के अंदर 81 रुपये लीटर है। 1 मिनट की अगर ये वीडियो दिखा दें आप तो बड़ी मेहरबानी होगी। राजस्थान मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, सब कुछ सेंटर पर कैसे छोड़ा जाए? राज्य तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। नहीं, बिल्कुल वरुण भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हम सब की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन माननीय नेताजी से मैं सवाल करता हूँ, जो भाजपा के नेता हैं और केंद्र में इनकी सरकार है, अब 70 साल में ऐसा कोई सरकार का परफॉर्मेंस बता दीजिए जिसमें बेस प्राइस से टैक्स प्राइस दुगुना हो। अब बता दीजिए इतिहास। आप बहुत पढ़ते लिखते वाले पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, शायद ही 70 साल में ऐसा कोई गवर्नमेंट हो जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो बेस प्राइस हो और उस पर जो वैट और जो एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज जो लगता है, वो दोनों मिला दीजिए, उससे दुगुना है। तो कब तक आप जनता का शोषण करते रहिएगा? आपने 2014 में क्या वादा किया था? आप 2014 में जो भाजपा के नेता स्मृति ईरानी हैं या नरेंद्र मोदी जी हैं या जितने नेता हैं, यहीं विजय चौक में आपने भी कवर किया होगा। मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जब वो विपक्ष में थे, वो प्रदर्शन करते थे, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप प्रदर्शन क्यों नहीं करती है, सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना पाती? ये तो कांग्रेस के नुमाइंदे बताएंगे, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट। हाँ, तो एनालिसिस कीजिए ना इस बात का। भैया बिल्कुल, कांग्रेस को जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर सड़क पर उतरना चाहिए, खासकर उनके बड़े नेता को, राहुल गांधी को। मैं बिल्कुल, इसमें कोई इफ एंड बट के सवाल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिनके जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी से कैसे पीछे हट सकते हैं? विपक्ष शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो आए, सरकार पर दबाव बनाए, क्यों नहीं बना पा रहे हैं?
अच्छा, विपक्ष यदि आपके अकॉर्डिंग विपक्ष यदि फेलुअर है तो जनता का मर्म तो सरकार समझेगी कि नहीं समझेगी? विपक्ष जगाएगी तभी सरकार जगेगी। अरे विपक्ष नहीं निंद्रा में सोई हुई है सरकार। भाई, हम तभी तो ये डिबेट कर रहे हैं कि ये जनता का मर्म है, लेकिन सवाल हमारा ये है कि विपक्ष जगह क्यों नहीं? जी कहीं देखी अरे कहीं दिखी है? राहुल गांधी जी दिख रहे हैं क्या आपको सिलेंडर लेकर? सिलेंडर ऐसे राहुल गांधी आपको दिख रहे हैं सिलेंडर लेकर? हैं? राहुल गांधी दिख रहे हैं सिलेंडर लेकर? तो दिखे है क्या आपको? यदि राहुल गांधी नहीं दिख रहे हैं तो क्या सरकार को जनता का मर्म नहीं समझ में आ रहा? मैंने आपको आंकड़ा दिया, मैं आपकी 50% तभी तो ये चर्चा हम कर रहे हैं। में जिनकी सैलरी 10,000 से नीचे है, अभी तो हम चर्चा कर रहे कैसे हैं। घर चलता होगा? उनका मर्म समझिए। कैसे सिलेंडर वो दो सिलेंडर यूज होता है यदि पांच लोगों का परिवार है। और राजीव जी ने बिल्कुल सही कहा कि बेस प्राइस, और आप देख लीजिए जो टैक्स लगता है, वैट लगता है या सेंट्रल एक्साइज जो लगता है, वो देख लीजिए कितना है, बेस प्राइस से भी दुगुना है। ठीक है राजीव जी, क्या विपक्ष कहीं ना कहीं बिल्कुल दबाव बनाने में नाकामयाब रहा सरकार पे, इसलिए कुछ भी हो रहा है तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि सरकार को घेर नहीं पा रहे? बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। जैसे कि हमारे मित्र, राजनीतिक विश्लेषक मित्र बता रहे थे कि बार बार हम सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार चला रही है, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन लोकतंत्र में ये होता है, विपक्ष बहुत मजबूत है, लोकतंत्र में विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर सरकार कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है तो ये विपक्ष का काम है कि सरकार को जगाए, क्योंकि विपक्ष भी आम जनता का ही नुमाइंदा होता है। और ये विपक्ष का काम है कि सरकार पे दबाव बनाए, अलग अलग माध्यम से, जनता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। जो कि मैं आज ये देख पा रहा हूँ कि विपक्ष अपने कहीं भी हो, कहीं राज्य में हो, ये विपक्ष का भी काम है। सरकार अगर कहीं फेल हो रही है, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि विपक्ष अपनी भूमिका सही तरीके से भी नहीं कर रही है। सरकार ये तो इतिश्री हो जाती है कि कमरे में बैठकर 2 ट्वीट कर दीजिए, काम हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप विपक्ष में है, अगर सरकार सो रही है तो ये हमारा काम है, ये हम जो आम पब्लिक है, ये विपक्ष है। आप जगाइए, मीडिया के माध्यम से जगाइए। आप बैठ के सोशल मीडिया से आप कर दीजिएगा तो सरकार के लिए तो आप मतलब फायदा पहुंचा रहे हैं उनको आप बताइए, उनको जाके आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ राजीव मिश्रा जी, 2 ट्वीट कर देना विपक्ष की काम हो गया। एक ब्रेकिंग न्यूज और दे दूं, 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, इसलिए अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम उतना नहीं बढ़ रहा है। और 5 राज्यों का चुनाव जैसे ही खत्म होगा फिर जनता को मारने जा रहे हैं लोग। अरे आप ये बताइए ना कि 2 ट्वीट कर देने से काम क्यों चल जाता ये है? तो राहुल गांधी से सवाल करेंगे ना। राहुल गांधी एनालिसिस कीजिए, 10 जनपद में ही रहते हैं। एनालिसिस कीजिए। आप जाइए, बात कीजिए राहुल गांधी से। और तुगलक लेन रहते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी विजय चौक पर 2 दिन पहले 10 जनपद नहीं, तुगलक लेन रहते किए थे। और आजकल मीडिया भी जिम्मेवार है। मीडिया कांग्रेस के प्रदर्शन को और विपक्ष की आवाज को नहीं दिखाना चाहती है। राहुल गांधी ने कब किया प्रदर्शन? सरकार से सरकार से डरती है। फिर ये डिबेट हो रही होती क्या? बिल्कुल नहीं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। मैंने आते ही आपको कहा वरुण भाई कि होने के नाते मैं इसमें विरोध करूंगा। आप मीडिया को जिम्मेदार कैसे कर सकते हैं? मीडिया का काम है विपक्ष का सरकार की बातें जनता तक पहुंचाना। मीडिया का काम को डिसीजन लेना नहीं है। मीडिया तो बस एक आईना दिखाने का काम करता है। तो जो आप मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। एज ए वरिष्ठ पत्रकार हम ये कहना चाहेंगे, आपसे निवेदन भी है, आप हमारे अच्छे मित्र हैं, मीडिया को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ठीक है, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है लेकिन विपक्ष भी दबाव नहीं बना पा रहा है। क्या फायदा उठा रहे हैं आपके विपक्ष दबाव नहीं बना पा रहा है? को अभी मेरे मित्र कह रहे थे, आदरणीय हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ, उनका ये कहना था कि इस देश में 50% से ज़्यादा जो सरकारी कर्मचारी जो सरकारी नौकरी करते हैं उनकी तनख्वाह 10,000 से कम है। इन्होंने कहा, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है ऐसा 10,000 से कम तनख्वाह है? और अभी ये जो गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, जो करोड़ों गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त में जो गांव-गांव तक पहुंचाए गए, उनको जो गैस दी गई, जिनके घरों में उजाला किया गया, आज आप दिल्ली की डेवलपमेंट की बात ना कीजिए, देश की बात कीजिए। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जिस प्रकार से सड़कें बन रही हैं, ये कहाँ से बनेंगी? देखिए क्या होता है, जब कहते हैं ना, अब मैं उस स्तर पे नहीं जाना चाहता जिस प्रकार से मेरे राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं, बात तो कांग्रेस ही कर रहे हैं, परंतु अपने आप को राजनीतिक विशेषज्ञ नाते यहाँ उन्होंने प्रोड्यूस किया है। इस प्रकार से हंसना नहीं चाहिए। हम देश की बात कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से हमें पूरा देश देख रहा है और वो देख रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हैं। जब ना चले तो मीडिया को दोष ठहरा दो। क्या आप बताइए, आप इतिहास की बात करते हैं कि आज से पहले कभी इस प्रकार से वैट ड्यूटी और बाकी ड्यूटी बढ़ी? क्या आज से पहले आप कल्पना कीजिए, क्या हम में से कभी किसी ने कोरोना काल की कल्पना की थी? क्या हम में से कभी किसी ने सोचा था कि इस प्रकार से अपने ही देश में लोग बेगाने हो जाएंगे? क्या हम में से किसी ने सोचा था कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा? आप अभी मुंह के ऊपर मास्क लगा करके बैठे हैं, हम अपने अपने घरों से बाहर आए हैं, हमने भी अभी मास्क उतारा है, परंतु ये जो कल्पना आज देश के अंदर हो रही थी, और क्या आपने देखा नहीं हमारे देश के अंदर क्या होता था? किस प्रकार से पाकिस्तान और चाइना आते थे, जब आ जाते थे तो बैठ जाते थे
और यहाँ आते हैं, पिटते हैं, वापस जाते हैं, फिर हम घर में घुस करके जा करके मारते हैं। ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा करना। बब्बर जी 500 से 800 चला गया। आप बताइए ना, वो उसे आप क्या कहेंगे? आप केवल पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं। मैं रसोई गैस की बात आपको बताना आप पेट्रोल डीजल गैस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी गम है जमाने में। इस देश के अंदर लोग दाल भी खाते हैं, इस देश के अंदर लोग पानी भी पीते हैं, इस देश के अंदर लोग नमक भी खाते हैं। पकेगी तो गैस चूल्हे पे। हर चीज जो है खाने पीने की, हर चीज। बब्बर साहब, दाल पकेगी तो गैस चूल्हे पे ही। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपने 100 रुपए वाली दाल 40 रुपए किलो खरीदी और अगर सिलेंडर थोड़ा महंगा भी खरीद लिया, तो जो 60 रुपए दाल के कम हुए उसे आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। बैलेंस हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया जी। मैं देश की तरक्की के साथ तरक्की के साथ बैलेंस हो गया। बब्बर जी भाजपा के तेजतर्रार प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए अभी जीडीपी क्या है, जीडीपी का ग्रोथ क्या है, कृषि विकास दर क्या है। परसों हम लोग डिबेट किया है कि ये सरकार कितना झूठ बोलेगी, इससे समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी कहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगुना कर दूंगा। मैंने उन मनोज जी डाइवर्ट हो जाएंगे थे उस दिन। हम डाइवर्ट हो जाएंगे। नहीं, सुन लीजिए, मैं आपके टीवी चैनल को करोड़ों लोग देखता है वरुण भाई। 3.2% कृषि विकास दर है अभी वर्तमान में हमारे देश का। ऐसा कौन सा मैथमेटिक्स मोदी जी जानते हैं कि 3.2 कृषि विकास दर से किसानों का आमदनी 2022 में दुगुना हो जाएगा? आप भी 10-12 में मैथ्स जरूर पढ़े होंगे। थोड़ा कैलकुलेट करके बब्बर साहब को व्हाट्सअप कर दीजिएगा और डिबेट के बाद मैं नंबर ले लूंगा इनसे कि 3.2 कृषि विकास दर होगा तो 22 में। खेती पे चर्चा फिर और दिन करेंगे ना। पेट्रोल जीडीपी देख लीजिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, पेट्रोलियम देख लीजिए। पेट्रोलियम से सिर्फ तो जानकार कह रहे हैं डबल डिजिट में जाएगी। बिल्कुल जाएगी। आप इनसे न पूछिए ये कब राहत देंगे हम लोगों को। हम पत्रकार हैं, गरीब पत्रकारों को कब राहत देंगे? राहत कब देंगे सर, राहत कब देंगे? मैं भैया के सवाल को भैया से वापस एक बार पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं तो बाद में बता दूंगा जीडीपी का मतलब क्या है। एक बार यही बता दें जीडीपी क्या है। नहीं अब ठीक है। जीडीपी क्या है, जीडीपी को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, यही बता दें। और मेरे आदरणीय पत्रकार बैठे हैं सामने, जो हमारे आप भी बैठे हैं। जीडीपी का मतलब मुझे लगता नहीं है कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो ना समझता हो। जीडीपी का मतलब हर आदमी समझता है। अब आप उसे किसी को कोई कहता है आधा गिलास खाली है, पॉजिटिव में तो आ गई ना। कोई पॉजिटिव, बिल्कुल डेफिनेटली जीडीपी पॉजिटिव में है। बट जीडीपी क्या है? नेहरू जी कब आए? जीके का फुल फॉर्म क्या है? आजादी कब हुई? अरे भैया बताओ ना, रोजगार कब दोगे? राहत कब मिलेगी? देखिए, एक बात बताइए, राहत कब मिलेगी? ये सवाल वो पूछ रहे हैं जिन्होंने 60 साल 65 साल तक इस देश में राज किया और 5 साल में आकर के पूछने लगे कि रोजगार कब दोगे? 7 हो गए सर। दोगे 7 साल में आकर के पूछने लगे रोटी कब दोगे, रोजगार कब दोगे? 60 साल में जो हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए, 60 साल में जो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश जैसे देशों को नहीं समझा पाए, 60 साल में जो चाइना द्वारा छीनी गई जमीन को वापस नहीं ले पाए, वो हमसे पूछ रहे हैं कि रोजगार कब दोगे? आपने 60 साल में कितने रोजगार दिए और 7 साल के अंदर देश की उपलब्धियां क्या हैं पूरी दुनिया देख रही है। फिर आ जाइए बात जीडीपी के ऊपर। जीडीपी है क्या, जरा बता दें। ठीक है राजीव जी, ये बताइए, ओपेक, मैं जरा वापस मुद्दे पे आना चाहता हूँ, डाइवर्ट हो गए। ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। ओपेक नहीं कर रहा है ऐसा, मतलब वो समूह नहीं कर रहा है, तो फिर क्या हमारे सामने आगे चुनौतियां ही हैं? चुनौतियाँ तो काफ़ी हैं, क्योंकि अभी जो है मैं उसमें 2 चीज़ में जोड़ना चाहूँगा। जो हमारे जो दोनों मित्र हैं मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय में आपको मैं बताऊं कि वरुण जी की सबसे इतना प्राइस इतना कम है, लेकिन आज भारत में चूँकि इतना ज़्यादा 100 रुपये के पार हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि डीजल के जो प्राइस है वो पेट्रोल के बराबर कहीं तो आगे निकल रहा है। मतलब आज ये है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि चूँकि जो हमारा जो उत्पादन है, क्योंकि 63% जो तेल का पैदावार जो होता है, जो डीलिंग होती है, वो ONGC द्वारा होती है। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि सरकार ने ONGC का बजट घटा दिया। सरकार ने 63% जो हमारे जो पेट्रोलियम पदार्थ होती है, हम जो आयात है 85% आयात हम तेल का बाहर से करते हैं, 53% गैस का हम आयात बाहर से करते हैं। और उसमें जो ONGC है 63% जो ONGC करती है, उसका आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार उसका बजट घटा दिया गया है। जबकि हमें ONGC को मजबूत करना है, क्योंकि वो उससे माध्यम से पेट्रोल का, तेल का, गैस का दाम कम होगा। हम दूसरे विकल्पों की बात बहुत कर रहे हैं कि उन पर विचार किया जाए, लेकिन वो बहुत लंबी एक प्रक्रिया है। अभी क्या ओपेक के अलावा दूसरी जगह से ध्यान दिया जाए या वहाँ से बढ़ाया जाए आयात, क्या संभावनाएं हैं? बिल्कुल आयात, एक मैं बताऊँ, जिससे पिछले साल सालाना जो है 53,26,000 मीट्रिक टन
आयात कम कर दिया गया है। क्यों कम कर दिया गया? जो हम जो है 85% तो आयात पे निर्भर है, और आपने पिछले साल से 53,26,000 मीट्रिक टन आपने कम कर दिया, जबकि ऐसा तो है नहीं। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, नेपाल है, पाकिस्तान है, वहाँ देखिए इतना कम, वो हमसे गरीब मुल्क हैं, वो हमसे गरीब मुल्क हैं, वहाँ पे बहुत गरीबी है, लेकिन वो वहाँ पेट्रोल देख लीजिए आप, बगल में हमारा नेपाल देख लीजिए, पाकिस्तान, श्रीलंका, सबसे ज़्यादा पेट्रोल जो महंगा है वो हमारे यहाँ है। क्योंकि आप जो है, जो आपका कोरोना में जो नुकसान हुआ है, उसमें आप हर चीज़ तो आप पेट्रोल के माध्यम से नहीं कर सकते ना। तो हर सरकार चाह रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो ये चाह रही है कि अपना जो खजाना जो माइनस हुआ था उसको हम पेट्रोल के माध्यम से भर लें। जी ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए बब्बर जी, फिर तो अगर हम बार बार पड़ोसी देशों की बात करते हैं, पेट्रोल के दाम वहाँ भी कम हैं, लेकिन आप कोई रास्ता तो निकालेंगे या फिर जनता को छोड़ देंगे ऐसे ही? मैं सबसे बड़ी भैया की बात को आगे बढ़ाता हूँ। पड़ोसी देशों को देख लीजिए, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, नेपाल का जो आपने उदाहरण दिया, और वहाँ की परिस्थितियाँ भी देख लीजिए, वहाँ की गरीबी देख लीजिए, वहाँ की बेरोजगारी देख लीजिए, वहाँ की भूखमरी देख लीजिए, वहाँ क्या हालात है देख लीजिए। आज हमारा देश दुनिया का कोरोना की बनाई हुई वैक्सीन दे रहा है, और पाकिस्तान लाइन में लगा हुआ है कि WHO कब हमारे को देगा, बांग्लादेश लाइन में लगा हुआ है कि कब हमारे को ये चीज़ मिलेंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस समय ये कह दिया, उस समय के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने, कि अगर 2-3 लाख लोग भी मर जाएं तो हम समझेंगे कि हमारी जान सस्ते में छूट गई। अमेरिका ने, वर्ल्ड पावर ने हाथ खड़े कर दिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस समय लॉकडाउन लगाया। कांग्रेस के नेता ने कहा लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। हमने कहा थाली बजाओ, वो कहते थे थाली बजा के, दिए जला के क्या ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी? आपने देखा किस प्रकार से हर मोर्चे थाली बजाना, ताली बजाना, ये मोटिवेशन के किए हुए काम थे। अगर आज कहीं पेट्रोल और डीजल और गैस के रेट महंगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि उसकी कीमत हिंदुस्तान के हर निवासी को वो क्या पे कर रहा है, वो कहाँ समृद्ध हो रहा है, उसे कौन सी चीज़ सस्ती मिल रही है, उसे दाल सस्ते मिल रहे हैं कि नहीं, चावल सस्ती मिल रही है कि नहीं, घी सस्ता मिल रहा है कि नहीं। दिल्ली के अंदर नहीं, देश के अंदर किस प्रकार से विकास कार्य, चाहे वो सड़क जोड़ो योजना हो। मुझे याद है, मैं मेहंदीपुर बालाजी जाता था हर महीने, 11 से 12 घंटे लगते थे मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए। 4 घंटे में आज मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाते हैं। वृंदावन जाने के लिए 8.5-9 घंटे लगते थे, 2.5 घंटे में आप वृंदावन पहुंच जाते हैं। सर ये क्या है? ये डेवलपमेंट नहीं है, ये विकास नहीं है। आप एक बात तो समझिए, गाड़ी कौन चलाता है? गाड़ी मिडिल क्लास आदमी चलाता है। चलाएगा कहाँ? सड़क के ऊपर। जब सड़क पे गाड़ी चलेगी तो 12 घंटे का रास्ता जब 4 घंटे में पूरा होता है, तो क्या वो कोई उपलब्धि नहीं है? जब वो 400 से 590-94 आए तो ये कह सकते थे जस्टिफाई है जी, 4-7 साल में ऐसा हो गया। लेकिन दिसंबर में 594 से अगर वो फरवरी में 800 पार कर जाएगा तो डेफिनेटली बजट बिगड़ेगा। और ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या कोई संभावना है? निश्चित रूप से मैंने आपको कहा, इसके अंदर स्टेट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने इसी देश के अंदर आपको गोवा का उदाहरण दिया। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डीजल का रेट 55 रुपये है। हमारी दिल्ली के अंदर 51 रुपये रेट है। मिश्रा जी, राज्यों की भी जिम्मेदारी है, राज्यों को भी सहयोग करना चाहिए। जीएसटी के दायरे में लाने की बात होती है तो कुछ राज्य से हाथ खड़े कर देते हैं। राज्य सरकार अपना खर्चा कहाँ से चलाए? पूछिए तो इन्होंने अभी जो वैट का जो कलेक्शन हुआ है राज्य सरकार को दे दिया है क्या? हर राज्य सरकार चिल्ला रही है कि वैट का जो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो बकाया है केंद्र पे। अब तक केंद्र ने राज्यों को जीएसटी कलेक्शन का जो बकाया राज्य का जो अधिकार है उसको नहीं दिया है। मान लीजिए हम इनके विरोधी हो सकते हैं, वैचारिक रूप से विरोधी हो सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान नेता हैं, प्रोफेसर हैं। उन्होंने क्या कहा था? रावण के श्रीलंका में पेट्रोल का दाम कितना है? माँ सीता के, ठीक है ना, हर चीज को हम नहीं, हर चीज को नहीं, हर कोई भी पॉलिटिकल गोल करने के लिए धार्मिक एंगल ढूंढना जरूरी नहीं है ना सर। तो छोड़ दीजिए ना उनको, छोड़ दीजिए उनको। नहीं, कोई भी नहीं, कोई पॉलिटिकल गोल करने के लिए, कोई पॉलिटिकल गोल करने के लिए कोई सनातन धर्म को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। छोड़ दीजिए उनको। अरे मैं क्यों पूछूं सर किसी की वो कौन है? सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए। आप ये बताइए कि राज्यों की भूमिका इसमें क्या है, और क्या कांग्रेस की सरकारों के वक्त में दाम नहीं बढ़ते थे? आप ही बता दीजिए। आपका बड़ा सम्मान करता हूँ मैं, आप बता दिए राज्य सरकार अपना खर्चा कैसे चलाएगा? तो फिर राज्य अपनी जगह सही है सर, केंद्र अपनी जगह सही है। जीएसटी कलेक्शन ये दे नहीं रहे। पूछिए ना, जीएसटी कलेक्शन क्यों रोक रखा है? नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी कलेक्शन क्यों रोक रखा है राज्यों का? भाई आम जनता को पेट्रोल डीजल सस्ता कैसे मिलेगा? फिर ये क्या ये सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेवारी है? टैक्स घटाने, सिर्फ केंद्र की घटाने, दोनों मिलकर घटाने चल जाएगा। हाँ बिल्कुल। मैंने क्या कहा शुरू में ही कहा वरुण भाई कि दोनों लोगों की जिम्मेवारी है। दोनों की जिम्मेवारी है कि कैसे आम जनता को राहत पहुंचाएं। ठीक है
सर क्या दोनों की कैलकुलेटिव जिम्मेदारी है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, अब हम अंतिम दौर में हैं, तो पर मैं इतने देर से देख रहा हूँ कि भाजपा के हमारे प्रवक्ता मित्र वो विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ मित्र भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं आया। अगर हमारे सर में दर्द है तो भाई बहुत अच्छी बात है, हमारा हाथ अच्छा है, पैर अच्छा है, लेकिन भैया समस्या कहाँ है? समस्या हमारे सर में है। मैं बिल्कुल, हमें भी गर्व होता है, मैंने फिर से कह रहा हूँ कि हमें गर्व होता है जब हमारा वैक्सीन ब्राज़ील जाता है और ब्राज़ील के राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं। हमें भी गर्व होता है जब हम पाकिस्तान को जवाब देते हैं, वो तो अच्छी बात है, वो तो समस्या ठीक है, लेकिन समस्या अभी हम बात कर रहे हैं कि भैया आम आदमी का कमर टूटा है, वो कैसे हो, उसमें हमें बता नहीं रहे हैं। हमें समाधान चाहिए ना, एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका समाधान क्या है आखिर? इसका समाधान मैं वही कह रहा हूँ कि इसको राजनीति से ऊपर उठकर हर सरकार को जो है, केंद्र सरकार को अपना एक्साइज ड्यूटी कम करना चाहिए, राज्य सरकार को अपना वेट करना चाहिए। हर चीज़ आप पेट्रोल्स के माध्यम से अपना खजाना नहीं भर सकते। मेरा बस ये कहना, समाधान होना चाहिए। ठीक है, समाधान क्या सर? आखिरी में बिल्कुल 30-30 सेकंड लेंगे, समाधान क्या? मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि हम बार बार बात कर रहे हैं 800 रुपये का गैस सिलेंडर। हम क्यों बोल देते हैं कि ज़रूरतमंद आदमी को, जो गरीब आदमी है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला आदमी है, 300 रुपये की सब्सिडी भी सरकार उनके अकाउंट में वापस देती है ना। तो 800 रुपये का सिलेंडर तो 500 रुपये का ही रह गया सर। अब आप एक बात को समझिए, हर प्रकार के, हर कैटेगरी के, हर क्लास के लोग हैं सर इसके अंदर, इस देश के अंदर हर प्रकार के लोग रहते हैं। मुझे दिक्कत नहीं है सिलेंडर 1100 रुपये की जगह 1200 हो जाए, 1500 हो जाए, मेरे जैसे हर उस व्यक्ति को दिक्कत नहीं होगी जो चाहता है देश आगे बढ़े, जो चाहता है हिंदुस्तान का सर गर्व से नीचे हो। ये क्या बात हुई? ये आप 300 रुपये की सब्सिडी को भूल गए। मैं फिर कहा आप गैस के सिलेंडर को 800 रुपया कोट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 300 सब्सिडी काटने के बाद 500 रुपया रहता है। मिडिल क्लास, जिस मिडिल क्लास ने कोरोना काल में सरकार के साथ वो खड़ी रही, हर बात मानी, काम धंधे बंद रखे, अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी देश आगे बढ़ रहा है। नहीं, अब आप ये कहेंगे देश आगे बढ़ रहा है इसलिए इसको मंजूर कीजिए। नहीं सर, राहत तो चाहिए लोगों को। काल में जिस प्रकार से मिडिल क्लास ने नहीं, देश के हर वासी ने हिंदुस्तान की सरकार के कंधे के साथ कंधा मिलाकर के खड़े होकर के एकजुटता का जो परिचय दिया है, उसे पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। और रही बात ये टैक्स कलेक्शन वाली कि जीएसटी का अभी तक स्टेट को मिला है कि नहीं मिला, मेरी इतनी हाई अप्रोच नहीं है कि मुझे पता हो कि सेंटर ने जीएसटी दिल्ली स्टेट को या अलग स्टेट को दिया है कि नहीं दिया। इसलिए मैं भैया के सवाल का जवाब नहीं दे सकता। और मैं ये चाहूँगा कि ये भी सोर्स बताएं कि किस माध्यम से इनको जानकारी मिली कि अभी तक स्टेट तो कार्यक्रम खत्म करना, फिर इस पर चर्चा करेंगे। अब आखिरी में मैं पूछ रहा हूँ सर, समाधान क्या है? रास्ता निकलेगा? बिल्कुल निकलना चाहिए, सरकार प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। 30 सेकंड रवि मिश्रा। नेताजी का सवाल का जवाब दे दूँ। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जीएसटी जो बकाया है वो राज्यों को दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, देखिए सरकार को ये जो भावना काल में जो सरकार जनता को रख रही है, वो भावना काल से निकल के काम काल में आए और जनता को राहत दे, बस। ठीक है सर, आखिरी 30 सेकंड। जी, मैं सब समाधान इसमें यही है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों सरकार के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करें, केंद्र सरकार अपना एक्साइज ड्यूटी कम करे, राज्य सरकार अपना वैट कम करे और अपना खजाना भरने के लिए अन्य किसी माध्यम को भी देखे। सिर्फ ये इस पर निर्भर ना रहे, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है और अभी भी सरकार की, और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। ये विपक्ष की या सरकार की, इसमें कम से कम आम आदमी के साथ जुड़ा मुद्दा है। आइए इस पर एक बात करनी चाहिए और इसमें एक ऐसा सख्त फैसला लेना चाहिए जिससे आम आदमी को राहत मिले। तो कुल मिलाकर क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, सरकार के सामने कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन एक ऐसा माध्यम है पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, जिससे आम जनमानस प्रभावित होता है और वो प्रभावित हो रहा है। ऐसे में इस पर कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, वरना जनता इस महंगाई से परेशान होती रहेगी। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।